नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। इसमें हम बात करेंगे क्योंकि बिहार में जिस तरह से जंग छिड़ा हुआ है कि भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मण दस्तावेजों में कई तरह से और जाति जनगणना के बाद जिस तरह से भूमिहार लिखा जाए या भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए, इस पर विवाद जो है वो छिड़ा हुआ है। इसके अलावा हम जिक्र करेंगे जीतन राम मांझी के बारे में, क्योंकि जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 2020 में कुल 2600 वोटों से जो प्रत्याशी हार रहा था उनको डीएम से कहकर उनको हम जितवाए हैं। तो 1600 वोट से कैसे इस बार प्रत्याशी हार सकता है, इस पर सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है बिहार कोटे से 2026 में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है, तो क्या वही प्रत्याशी रिपीट होंगे या नए प्रत्याशी आएंगे, इन सब विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि बिहार में जिस तरह से भूमिहार बनाम भूमिहार ब्राह्मण को लेकर बहस अब एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद का रूप ले चुकी है, तो सीधा सवाल है कि सरकारी दस्तावेजों और जाति प्रमाण पत्रों में भूमिहार लिखा जाए या भूमिहार ब्राह्मण। और अगर हम आंकड़ों की पे नजर डालें तो ब्राह्मणों की आबादी जो है वो करीब 3.65% है और भूमिहारों की आबादी करीब 2.86% है। तो इस आपत्ति के बाद बिहार सरकार ने मामले को सुलझाने की भी जिम्मेदारी जो है वो सवर्ण आयोग को सौंपी थी, ताकि आयोग तथ्यों, दस्तावेजों और ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर कोई सिफारिश दे सके। तो सर, आपको क्या लग रहा है, ये विवाद कितना राजनीतिक है? क्या सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाना चाहिए या भूमिहार, ये क्योंकि कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही है। आयोग के कुछ सदस्य जो हैं वो कह रहे हैं कि 1931 की जातीय जनगणना जो जमीन रिकॉर्ड और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर भूमिहार ब्राह्मण के वो पक्ष में हैं, और कुछ सदस्य जो हैं वो 2015 के सरकारी फैसले और मौजूदा प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत भूमिहार शब्द को बनाए रखने के पक्षधर हैं। बिल्कुल, ये गया था चुनाव, ये सवर्ण आयोग के पास ये मामला। मूलतः ये जाति भूमिहार ब्राह्मण है और भूमिहार ब्राह्मणों के दस्तावेज है। चूंकि जो लास्ट सेंसस हुआ था इस देश में जातीय आधार पर, वो हुआ था 1931 और 1931 के बाद फिर नीतीश कुमार जी ने 2023 में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया। तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बाद ये विवाद आया क्योंकि उसमें भूमिहार लिख दिया गया। मूलतः ये जाति भूमिहार ब्राह्मण है और इतिहास को जानने और समझने के दो स्रोत होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल स्रोत और एक लिटरेरी स्रोत। तो जितने भी लिटरेचर हैं उस सारे लिटरेचर में भूमिहार ब्राह्मण है। जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है वो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भूमिहार ब्राह्मण है। तो कहीं कहीं तो इनको बाभन कहा जाता है, ब्राह्मण का ही अपभ्रंश रूप है बाभन। तो बाभन कह लें, भूमिहार कह लें, पुकारने के लिए जो नाम से आप पुकार लें, लेकिन मूलतः ये भूमिहार ब्राह्मण है। और जितने भी दस्तावेज हैं, चूंकि ये इसकी आबादी बंगाल से लेकर के बनारस तक थी, और जब स्वामी सहजानंद ने जब ब्रह्मर्षि वंश विस्तर लिखा तो उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो ब्राह्मण है उनके दो कैटेगरी है, एक याचक ब्राह्मणों का, एक अयाचक ब्राह्मणों का। वो ब्राह्मण जो भिक्षा नहीं लेते हैं, वो दान नहीं लेते हैं, उनको अयाचक की श्रेणी में रखा गया। जो लेते हैं उनको याचक की श्रेणी में रखा गया। तो मूलतः तो ये भूमिहार ब्राह्मण ही है। अब कैसे इसको सिग्रीगेट करके देखा जा रहा है, एक छोटा उदाहरण से चीजों को आप समझ सकती हैं कि जैसे एक जाति है जो गजेटियर जाति है, कायस्थ, लोग उसको लाला बोलते हैं, तो बोलचाल की भाषा उनकी लाला है, लेकिन उनका जो दस्तावेज है उसमें कायस्थ जाति है। तो ऐसे ही बोलचाल की भाषा में भूमिहार शब्द का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन वो जाति तो भूमिहार ब्राह्मण ही है। और उसमें जो कई जो उस समय के रजवाड़े रहे हैं, जिसमें खास करके अंग्रेजों ने जिन पर पनिशमेंट लगाया था, उस पर उनकी चर्चा है, चाहे वो बनारस के राजा हों, बेतिया के राजा हों,
हथुआ के राजा हों, वो सब लोगों को उन्होंने कहा, चाहे टिकारी के राजा हों, सब लोगों को भूमिहार ब्राह्मण कह करके ही संबोधित किया गया। एक मिलिटेंट कास्ट है जो बड़ी मजबूती के साथ वो तलवार उठाने के लिए तैयार होता है। इस मिलिटेंसी को लेकर के कहा गया जरूर कि ब्राह्मणों में भी एक मिलिटेंट कास्ट है जिसको भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। मौर्य काल के दस्तावेजों में भी जो पटना के आसपास की जो चर्चा है, अब कल्पना कीजिए कि मेगास्थनीज कब आया था भारत, और मेगास्थनीज ने भी कहा है उस पीरियड में जब वो आया था पाटलिपुत्र कि हाँ, एक जाति है जो हमेशा तलवारों के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार होती है, उस जाति को लोग ब्राह्मण कहते हैं। तो सवर्ण आयोग में 5 सदस्य हैं, डॉक्टर महाचंद्र सिंह उसके अध्यक्ष हैं, और शायद सवर्ण आयोग के ही जो मेंबर थे उनमें ही सहमति नहीं बन पाई है। तो सहमति नहीं बन पाने की वजह से अब ये गेंद सरकार के पाले में चली गई है। इस सरकार इसको निर्धारित करे तो सरकार जब भी, और शायद कोई रीट भी या दायर हो चुका है कोर्ट में, तो सरकार अब इसको तय करेगी कि जो मूल जाति इसकी है भूमिहार ब्राह्मण, तो भूमिहार ब्राह्मण अगर कई दस्तावेज मिलेंगे, प्रमाण उसके हैं, गजेटियर में हैं, और उसमें कई, एक फतेह बहादुर शाही का प्रमाण है, उस समय जो वो राजा थे, अब उनके बारे में कहा गया कि उनकी जाति भूमिहार ब्राह्मण है। जातियों की चर्चा तो तब होने लगी ना बिहार में जब अंग्रेज आए इस देश में। उस समय तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब साथी था। तो उस समय जातियों की चर्चा हुई, तो चाहे 1763 का दस्तावेज देखा जाए, 1857 का दस्तावेज देखा जाए, 1931 का दस्तावेज देखा जाए, उसमें ये जाति मूलतः भूमिहार ब्राह्मण ही है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इनको मूलतः कहा है ये अयाचक ब्राह्मण ही है, बल्कि उन्होंने तो कहा था कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण यही है। भूमिहार ब्राह्मण को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहा था। अब ब्राह्मण जाति जो अपने को कहते हैं, अगर वो आज भिक्षा नहीं मांगते हैं, पूजा पाठ का काम नहीं करते हैं, इस आधार पर भी डिविसिव करने की कोशिश की गई कि जो पौरोहित्य का काम करते हैं, जो पुरोहित का काम करते हैं, वही ब्राह्मण है, और जो यजमान की भूमिका में हो जाएंगे वो ब्राह्मण नहीं होंगे, वो तो भूमिहार हो जाएंगे। भाई बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो पुरोहित का काम नहीं करते हैं, तो क्या मान लिया जाए कि वो ब्राह्मण नहीं है? मूलतः ये भूमिहार ब्राह्मण है। गेंद चला गया है उनके पाले में, राज्य सरकार के पाले में। शायद आयोग इसको सुलझा नहीं पाई है। देखते हैं सरकार किस तरह से इसका निर्णय लेती है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर और जो दस्तावेज हैं उसमें ये जाति भूमिहार ब्राह्मण ही है। 2023 से कंफ्यूजन शुरू हुआ जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ कि जब भूमिहार लिखा गया, इसके आधार पर कंफ्यूजन पैदा हुआ, और जब लोगों से राय मांगी गई कि आप क्या रहना चाहते हैं, आप भूमिहार लिखना पसंद करेंगे या भूमिहार ब्राह्मण लिखना पसंद करेंगे? लोगों ने कहा कि जो हमारी मूल जो जाति है हम वही लिखेंगे, भूमिहार ब्राह्मण ही लिखेंगे। यहीं से थोड़ा विवाद शुरू हुआ है। देखते हैं सरकार किस तरह से चीजों को देखती है। सर, हमारा अगला टॉपिक है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि 2020 में 2600 वोट से हार रहे उम्मीदवार को डीएम से कहकर जीत दिलवा दिए थे, और इस बार 1600 वोट से हारे लेकिन हमें बताया ही नहीं गया। उन्होंने उस समय जो जिलाधिकारी का जिक्र किया, अभी वो वर्तमान में त्रिपुरा में पदस्थ हैं, और तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस बार 2025 का भी चुनाव देखें तो सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले उम्मीदवार जो हैं रामचरण शाह 27 वोट से जीते थे। अज्ञाओं सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ के भी बीजेपी उम्मीदवार महेश पासवान 95 वोट से बस जीते। तो आपको लगता है कि इस तरह से, या 2020 की भी अगर हम बात करें तो कुल 11 ऐसी सीटें हैं, हिल्सा सीट ही है जिसमें बीच मात्र 12 सीट से ही का ही अंतर था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई चुनाव जिता या हरवा सकता है, और इलेक्शन प्रोसेस में निष्पक्षता कितना मायने रखती है? देखिए, जीतन राम मांझी के बयान को मैं कभी भी गंभीरता से नहीं लेता। ठीक है, वो पद की जिस ऊंचाई तक वो चले जाए, संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं, अब तो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन क्या चुनाव जिताने और हराने का काम डीएम का है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है? ठीक है, बतौर रिटर्निंग ऑफिसर
चुनाव आयोग उनको जिम्मेवारी देती है। लेकिन जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, बिल्कुल आपने सही उदाहरण दिया कि हिलसा से शक्ति यादव 12 वोट से हारे थे, तो क्या माना जाए कि 12 वोट से किसी को जिता दिया गया और शक्ति यादव को हरा दिया गया? शक्ति यादव तो कोर्ट में भी गए थे। ऐसा कुछ होता नहीं। अब जीतन राम मांझी के पास भाई कौन सा माने ये है सोर्सेज है जिसमें बस वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो कह देते हैं और कोई हारते हुए कैंडिडेट जीत जाते हैं, कोई जीतते हुए कैंडिडेट हार जाते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये कोई जो बात वो कह रहे हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, तब तो विपक्ष की जो आवाज है उसमें दम है कि वोट चोरी होती है। वोट चोरी आप करवाते हैं, उसमें के माध्यम से किसी को जिताते हैं, किसी को हराते हैं। ये कौन सी बात वो कर रहे हैं? जिस तरह की बात जिसका न कोई पैर है न सिर है। व्यक्ति तो एक वोट से भी चुनाव जीतता है, एक वोट से भी चुनाव हारते हैं। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर ही कि एक सरपंच की चुनाव एक महिला लड़ रही थी, उनके ससुर अमेरिका में रहते थे, वो अमेरिका से आए और एक वोट वो दिए और उनकी जो बहू थी वो चुनाव जीत गई। तो एक वोट से भी लोग चुनाव जीतता है। और आप कह रहे हैं कि पिछली बार 2700 वोट से हार रहे थे और हमने डीएम को कह दिया तो वो जिता दिए, इस बार 1600 से ही पीछे थे, हमें कह देते तो बस। अब मैंने सुना था वो जो आप बोल रही हैं वो एक कनक्लेव में बोल रहे हैं, एक चैनल के कनक्लेव में जा करके, और वहां मैं देखा कि ऑडियंस के बीच में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई माइक लगा के कोई पूछ लिया और उसको ट्विस्ट करके कोई बोल रहा है, वो तो वायरल है, वो चीजें चल रही हैं। तो जीतन राम मांझी जी क्या बोलते, कुछ दिन पहले ही बोल दिए थे कि हमारे पिताजी के समय जो महुआ वाला शराब बनता था ना, उसमें जो जड़ी बूटी डाल दी जाती थी तो बड़ा फायदेमंद होता था। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि शराब तो शराब ही होता है, वो महुआ वाला हो या जूस से निकाल करके फर्मेंटेड किया हुआ हो, वो तो शराब में कौन सी जड़ी बूटी इनके पिताजी और इनके परिवार के लोग मिला देते थे जो फायदेमंद हो जाता था, आज तक मुझे नहीं समझ में आया। अल्कोहल टॉक्सिक है और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं वो कहीं ना कहीं से आपके लीवर को डैमेज करेगा ही। वो महुआ को फर्मेंट करके बनाया जाए, चाहे वो फ्रूट्स को फर्मेंट करके बनाया जाए, चाहे ग्रेन्स को फर्मेंट करके बनाया जाए। तो अब वो कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं, उम्र के जिस पड़ाव पर हैं लोग उनको बोल नहीं पाता है। लेकिन आज ही ये कुछ वो बोल रहे थे, मुझे भी लगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जीतन राम मांझी जी के इतने बड़े फैन हैं कि चुनाव आयोग की बात को दरकिनार कर देते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में चुनाव आयोग साफ निर्देश देता है ना कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। अब ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं, उस बात में मुझे कोई तर्क, कोई तथ्य, कोई दम नहीं लगता है। हाँ, अब किसी को हौसला बढ़ाने के लिए कहीं कुछ आप हवाबाजी कीजिए, कुछ बोलिए, वो अलग बात है। लेकिन क्या कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो जीतन राम मांझी जी इसको बता पाएंगे कि हाँ हम डीएम को कह देते थे तो इतना वोट से कोई पीछे रहता है तो आगे हो जाता है, और इतना वोट से कोई आगे होता है तो पीछे हो जाता है। इस बात में मुझे लगता है कि, और कल आप देखिएगा जब उनसे फिर पूछा जाएगा तो कहेंगे कि नहीं, हमने बोलना कुछ और चाह रहे थे, हमारी चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया। भाई जब उस कॉन्क्लेव में जा करके, और वो भी मगही में बोल रहे हैं कि हमारा कहतन हलता हम तो जिता देती है, मगही में सुना उनका जो ये था। भाई अब आप जिताने वाले हराने वाले कौन होते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग चीजों को तय करती है, फिर आप कौन होते हैं जिताने वाले? या कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही कौन होता है जिताने वाले हराने वाले? वोट अगर जनता देती है तो कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी को जिताता है, किसी को हराता है? ऐसा तो मेरी जानकारी में ऐसी चीजें नहीं है। इसलिए जीतन राम मांझी जी के उस बयान से क्यों ऐसा वो बोल गए, अब वो तो वही बेहतर बता पाएंगे। उसमें न मुझे कोई तर्क दिखता है, न कोई तथ्य दिखता है। बिल्कुल। हमारा अगला टॉपिक है सर राज्यसभा की, क्योंकि 2026 में 5 सीटें खाली हो रही है। जेडीयू कोटे से 2 सांसद, आरजेडी से 2 सांसद और उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। अब इनकी वापसी होगी या नहीं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में विधायकों के वोट के आधार पर सांसद चुने जाते हैं और उस हिसाब से अगर हम देखें तो सामान्य तौर पर एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए करीब 41 विधायकों की वोट की जरूरत पड़ती है। तो कुल वोट या सीटें +1 के फॉर्मूले से इस आधार पर 5 सीटों के लिए करीब 205 वोट जो है वो निर्णायक होंगे।
ऐसे में आरजेडी के खाते में इस बार बस 25 सीटें आई हैं, कांग्रेस के खाते में 6, सीपीएम 1, सीपीआईएमएल के खाते में 2 सीटें, और आईपी गुप्ता की पार्टी को अगर हम देख लें तो 1 सीट उनकी, एआईएमआईएम को देख लें तो 5 सीट उनकी। तो इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि मतलब अभी भी क्योंकि एनडीए सभी 5 सीट जीतने की स्थिति में है, तो राज्यसभा से नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि आरजेडी अब बहुत सेफ स्थिति में नहीं, और अगर कम से कम नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं जब उतने पूरे नहीं होंगे तो स्वाभाविक है कि वो राज्यसभा में कैसे जा पाएंगे। और अभी तो नीतीश कुमार जी, अभी तो चुनाव में थोड़ा देर भी है, अभी तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी बना लेंगे, मतलब 100 की संख्या पूरा कर लेंगे। तो अब किनको अपने पाले में लाते हैं, किनको जोड़ते हैं। अभी कांग्रेस तो अपना विधायक दल का नेता तक नहीं चुना है, ठीक है 6 ही चुने गए, लेकिन 6 लोगों में भी प्रतिस्पर्धा है कि हमें क्यों नहीं विधायक दल का नेता बनाया जाए, उन्हें क्यों बनाया जाए। तो जब इस तरह की स्थिति है उसमें बिल्कुल आपका आकलन सही है कि वहां पर आरजेडी सेफ स्थिति में नहीं दिख रही है। वहीं इधर उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत सेफ नहीं दिख रहा। मान लिया जाए कि 2 सीटों का बंटवारा ये लोग करते हैं, 2 जेडीयू लेती है, 2 बीजेपी लेती है, उसके बाद तो उनके पास अभी तो जो इनका आंकड़ा है 203 ही है। तो 203 में उपेंद्र कुशवाहा कहाँ फिट बैठ रहे हैं। एक सवाल तो है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं वो कैसे इनको एडजस्ट किया जाएगा। तो इधर उपेंद्र कुशवाहा का भी मामला है, हालांकि अप्रैल में उनका टर्म पूरा हो रहा है, तो अप्रैल तक देखते हैं कोई समीकरण भी। कुछ दिनों पहले ये चर्चा भी हुई थी कि दीपक प्रकाश को या तो एमएलसी या उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की बात हुई थी। तो अगर इस पर एमएलसी तो दीपक प्रकाश को ये बनवाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि 6 महीना के अंदर में अगर वो एमएलसी नहीं बने तो मंत्री पद जाएगा, मंत्री पद चला जाएगा उनको। वो उपेंद्र कुशवाहा, वो बेटा जो बिल्कुल सीन में कहीं नहीं थे, उनको ला करके और उनको मंत्री बनाया है, तो ये एमएलसी वाली बात तो तय है कि उनको एमएलसी बनाया जाए। लेकिन मैं तो कल भी बोल रहा था, अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा संयोग से कोइंसिडेंस है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने राज्यसभा में जाएंगे, पत्नी उनकी विधानसभा में रहेगी और बेटा उनका विधान परिषद में होगा। ऐसा कभी पप्पू यादव के साथ हुआ करता था कि पति पत्नी दोनों लोकसभा में थे। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता था कि एक ऐसा सांसद का नाम बताइए जो पति पत्नी दोनों लोकसभा में। तो उपेंद्र कुशवाहा जी पर भी पूछा जाएगा कि भाई बिहार का एक ऐसा नेता का नाम बताइए जो खुद राज्यसभा में, बेटा विधान परिषद में, पत्नी जो है से विधानसभा में। तो अगर विधान परिषद में अगर ये चले जाते हैं और तब तक इधर का समीकरण कुछ वैसा नहीं होता, तो उस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा, हालांकि कल मैं बैठा हुआ था आप ही के यहाँ एक पैनल में और रामपुकार सिन्हा थे इनके आरएलएन पार्टी के ही, उनसे जब सवाल पूछा गया तो बड़ा वो नाराज हो गए, कहे कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में आप क्यों आप लोग इतना कर रहे हैं, वो तो बस जाने ही वाले हैं। अप्रैल में उनका टेन्योर पूरा होगा, वो तो राज्यसभा में जाएंगे ही। लेकिन आप वो कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब एक राज्यसभा में जाने के लिए 41 सदस्यों की जरूरत है तो फिर वो कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा। विधानसभा की संख्या 243 से तो आगे बढ़ने नहीं जा रही है बिहार में। 243 विधायक ही वोट करेंगे, इनके पक्ष में वोट करें, विपक्ष में वोट करें, जो करें। तो उस स्थिति में जो इनके पास जो 203 है वो 203 ही नहीं इनके साथ खड़े होंगे। अब बाकी तोड़ जोड़ में गणित में कुछ होगा तो वो अलग बात है, और होता है क्रॉस वोटिंग होती है, पार्टी कोई और होती है, वोट की नहीं और के पक्ष में जाकर के दे देते हैं। तो ये तो है एक सवाल। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।